अभी तक हमने ये देखा कि एक टर्म आ रहा था, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा था, जिसको हमने Q बराबर लिख दिया था K A, दिस इज θ1 माइनस θ2 बाई L, या θ1 माइनस θ2 के जगह पे T1 माइनस T2 बाई L लिख सकते हो। अब यहां से K की वैल्यू क्या होगी? कहोगे सर देखो K की वैल्यू आया Q अपान A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू L। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हमारे पास एक स्लैब है, माय डियर, एक स्लैब है जिसका थिकनेस 1 मीटर हो, जिसका थिकनेस क्या हो? 1 मीटर हो, यानी कि यूनिट डायमेंशन हो। L बराबर कितना? 1 मीटर। L बराबर कितना? 1 मीटर। ओके सर देखो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लोगे, तो ये वाला एरिया आया, ये वाला मैंने मान लिया सर 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? यूनिट एरिया है, ठीक है। यानी क्या पता चला? L बराबर 1 मीटर रख दिया, एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दिया। एरिया हमारा कितना रख दिया मैंने? 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, फाइन। और θ1 क्या है? θ1 यहां का टेम्परेचर है और θ2 यहां का टेम्परेचर है। θ1 यहां का टेम्परेचर है, θ2 यहां का टेम्परेचर है। θ1 माइनस θ2 बराबर ये क्या हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। डिग्री केल्विन हो नहीं सकता, डिग्री केल्विन नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था। कब हटा लिया गया? क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ठीक है। यानी कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, θ1 माइनस θ2 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो गया, इसका थिकनेस 1 मीटर का हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गया? कहोगे सर थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर के बराबर हो गया। ना हीट ट्रांसफर नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डॉट, इसका मतलब ये वाट में होगा। ये किस में होगा माय डियर? वाट में होगा। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो कहोगे सर डेफिनेशन क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेशन का क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अरे भाई K बराबर क्यों K है, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के। कहोगे इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज क्या? थर्मल कंडक्टिविटी is the rate of heat transfer through a unit thickness, through a slab of unit thickness of unit area followed by unit temperature difference। मतलब कि अगर कोई स्लैब है जिसका थिकनेस 1 मीटर है, 1 यूनिट है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन है, तो जितना हीट का ट्रांसफर होगा से अगर Q की वैल्यू 50 वाट आ गया, तो K की वैल्यू भी 50 ही होगा। मेरे कहने का मतलब समझ पाए? अगर K की वैल्यू कितना होगा? 50 होगा, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने इसका यूनिट डिराइव नहीं किया, अभी मैं तो केवल डेफिनेशन बता रहा हूं। Q बराबर K आया कि नहीं? K बराबर Q के आया, यानी कि अब मैं Q की वैल्यू निकाल लूं तो कहूंगा कि वही K के बराबर होगा। मैंने क्या किया? एक स्लैब लिया जिसका थिकनेस 1 मीटर कर लिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर लिया और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। मुझे पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितना है। मैंने उसमें हीट ट्रांसफर करवाया, देखा कि 50 वाट का हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कहूंगा कि भाई अगर थिकनेस 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर है और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का 1 यूनिट है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन है, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। यानी कि अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 50 वाट आया है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी 50 वाट पर मीटर केल्विन या 50 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस होगा। तो डेफिनेशन क्या हुआ माय डियर? क्या होगा डेफिनेशन थर्मल कंडक्टिविटी का? कहोगे थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
कब कब जब थिकनेस 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस हो। फाइन, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, क्लियर है। Q बराबर K के है, यहां से K निकला है, K आप निकाल चुके हैं। सर देखो Q का यूनिट जो होता है वाट होता है, तो लिख दो सर वाट, ये वाट हो गया। L है तो लेंथ है, थिकनेस तो ये मीटर हो गया। फाइन, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा सर, ये तो मीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। θ1 माइनस θ2 का सर या तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो या तो क्या लिख सकते हो, केल्विन लिख सकते हो। ये आप पे मर्जी है, या आप तो डिग्री सेल्सियस लिख लो या तो केल्विन लिख लो, दोनों आप पे ऊपर डिपेंडेंट है। कहोगे सर देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा, यूनिट क्या बचेगा माय डियर, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो बचेगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बचेगी वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब कंफ्यूजन एक और, कहोगे सर देखो आपने एक चीज और कुछ पढ़ाया था जिसे भी ऐसे कांस्टेंट के टर्म में लिखा था, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। हाँ वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन दोनों में अंतर है। एच का जो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस होता है या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। यहां पर मीटर है तो एक के का है, यहां पर मीटर स्क्वायर हो गया, यहां पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H की वैल्यू है, H का यूनिट है, नॉट वैल्यू, ये H का यूनिट है। और ये किसका यूनिट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी K का यूनिट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी K का यूनिट है, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H का यूनिट है। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, यहां पर मीटर डिग्री सेल्सियस होगा तो यहां पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, यहां पर वाट पर मीटर केल्विन होगा तो यहां पर वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होगा। कोई डाउट इसमें? आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, सब चीजें ठीक होगी, है ना। यहां पर देख लीजिए डेफिनेशन हमारा क्या आया, डेफिनेशन होया द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि K बराबर Q डॉट, कब जब थिकनेस यूनिट हो, यूनिट मतलब हो गया 1 मीटर ऑफ मटेरियल, यूनिट एरिया अगर मीटर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। क्लियर हो गया। और यहां से मैंने इसका डेफिनेशन, इसका यूनिट भी आपको प्रूफ करवा दिया, मैंने यूनिट बता दिया। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वाट पर मीटर केल्विन, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज क्या है माय डियर, वाट पर मीटर केल्विन या वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अच्छा वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस होगा तो कहोगे सर ये H है, ये K नहीं है, K होता तो यहां पर स्क्वायर नहीं होता, केवल M होता। ये किसका है, ये किसका है, H का है, और K का क्या होता है, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये किसका होता है, K का होता है। अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो ये किसका होगा माय डियर, H का यूनिट होगा। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये क्या होता है, ये होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी। ओके, सो डायमेंशनल सिस्टम में थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, mL-T-3 θ-1। हम इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, देखो mL-T थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन आया है, तो ये टेम्परेचर के लिए थीटा लिखा जाता है। अच्छा अब इसका यूनिट क्या है, पहले वहां से देखो, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। कहोगे सर इस मीटर का डायमेंशनल सिस्टम में, अच्छा इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि सर डायमेंशनल यूनिट बताओ वाट का, फिर डायमेंशनल यूनिट बताओ मीटर का, फिर डायमेंशनल यूनिट बताओ डिग्री सेल्सियस का। तो कहोगे सर ये मीटर है तो इसका डायमेंशनल यूनिट बन जाएगा कैपिटल L, इसका सर इसका बन जाएगा थीटा।
अब वाट का देखिए, वाट क्या है, क्योंकि सर वाट जो होता है ये जूल पर सेकेंड होता है। वाट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ वर्क ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, दिस इज जूल पर सेकेंड। जूल का क्या होगा सर, जूल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो हमारा जूल होगा, या एनर्जी बोल दे या वर्क बोल दे, सबका मीनिंग वही होगा जूल। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है सर एम ए, एम मास का है तो एम हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है एम, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू किसका है, फोर्स का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो जूल का डायमेंशनल यूनिट हो गया, फोर्स का क्या मिला एम एल टी माइनस टू, ये मिल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर में, है ना, लीनियर डायमेंशन है, तो कहोगे सर इसका तो एल होता है। तो जूल का कितना आ गया सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मैं यहां पे लिखना चाहूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसका हो गया सर, जूल का हो गया। वाट का डायमेंशनल यूनिट क्या होगा सर, जूल पर सेकेंड। जूल का मुझे पता है कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होना है, और नीचे पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड मतलब टी आ गया, यही ना टाइम, तो बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब सारी चीजों का डायमेंशनल यूनिट हमें पता है, ये हो गया किसका डायमेंशनल यूनिट, वाट का। अभी वैल्यू लिख लीजिए, वाट का क्या हो गया सर, वाट का हो गया एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, और नीचे हो गया एम, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस का कितना हो गया, सॉरी मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा एल, मीटर का हो गया क्या एल, और डिग्री सेल्सियस का क्या है थीटा, यही बनाना ओके। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, m का m ही रह गया, ठीक है। l पे देखो, l पे पावर 2 है, नीचे l पे पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, l पे पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ml, ठीक है। t पे पावर कितना है -3, ठीक है, t पे पावर हो गया -3, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा पे पावर क्या हो जाएगा -1। ये बन गया डायमेंशनल सिस्टम में हमारा यूनिट, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्म में m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -3, थीटा पे पावर -1, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अच्छा, डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम इसके यूनिट को फॉर्म में करें तो m पे पावर कितना है 1, l पे पावर कितना है 1, t पे पावर कितना है -3, थीटा पे पावर कितना है -1। इसी नाते इसको kg मीटर, और ये हो जाएगा पर सेकेंड पे पावर 3, और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, kg, उसके बाद मीटर, फिर सेकेंड पे पावर 3 और डिग्री सेल्सियस, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल यूनिट हो गया, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में ये चीज क्लियर हो गया। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, Q की वैल्यू अगर यूनिट डायमेंशन आप ले रहे हो तो Q की वैल्यू K के बराबर आती है, तो K की वैल्यू अगर ज्यादा है तो Q की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इनडायरेक्टली K क्या शो कर रहा है कि कोई भी मटेरियल कितना हीट कंडक्ट कर सकता है। अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा हीट को कंडक्ट कर सकता है, K की वैल्यू कम है तो कम हीट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। और a high value of thermal conductivity indicates that the material is a good heat conductor, है ना। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो Q ज्यादा है, और अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो Q ज्यादा है, इसका मीनिंग वो इट इज अ गुड हीट कंडक्टर, इट इज अ गुड हीट कंडक्टर। तो परफेक्ट हीट कंडक्टर के लिए थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूं, परफेक्ट हीट कंडक्टर थ्योरेटिकली K की वैल्यू क्या होगा, K की वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट, K की वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट। तो Q हमारा बहुत ज्यादा हीट को क्या करेगा,
कंडक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर वैल्यू के की कम हो रही है तो पुअर हीट कंडक्टर कहलाएगा। पुअर हीट कंडक्टर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इंसुलेटर हो सकता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली के की वैल्यू क्या होगी? कहोगे सर 0। यानी कि मैं बोलूं तो k इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इज मोर देन आर इक्वल टू इनफाइनाइट थ्योरेटिकली। ठीक है, लेस भाई 0 प्रैक्टिकली। एक्चुअली देखो वैल्यूज कभी कभी बहुत कम होती हैं, 0 के करीब होती है, 0.001 केल्विन भी हो सकता है, मिली केल्विन, है ना। पफ वगैरह पॉलीयूरेथेन फोम बोलते हैं पफ, तो 1 × 10⁻, इसे बोलते हैं मिली केल्विन, मिली केल्विन, है ना, स्मॉल m। तो 10⁻³ केल्विन ये वैल्यू होता है 0.001 केल्विन। लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। तो k की वैल्यू 0 हो सकती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, और इनफाइनाइट हो सकती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बस एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है ना, एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। मीनिंग क्या पता चला? अगर k की वैल्यू ज्यादा है तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर k की वैल्यू बहुत कम है तो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने का मतलब ये क्या है? एक इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, तो और फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल द थर्मल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एट अ पॉइंट, ये मैं बता चुका हूं, है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए बता रहा हूं। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक हुआ तो kx ky kz बराबर k सारे पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में, सारे पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में, तो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब देखो कुछ वैल्यूज ये दी हुई है, इनको आपको रटना नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दिमाग में आना चाहिए कि मतलब लगभग कितना होता है ना। ये वैल्यूज आप में रखी हुई। कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी, देखो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट अगर देखा जाए तो वाट पर मीटर केल्विन है, या तो ये हो सकता है वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई मीन इंसुलेटिंग ब्रिक का 0.18, कंक्रीट का 0.8, जैसे बॉडी फैट 0.20, ग्लास ऊल का हो गया 0.04, 0.12 ये ऊड का हो गया, है ना, आइस का हो गया 1.6। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कुछ हमारे, है ना, कुछ हमारे इस तरह से नॉन मेटल्स के दिए हुए हैं। कुछ हमारे जैसे एग्जांपल्स लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, आप थर्मल कंडक्टिविटी में शॉर्ट नोट लिखने को हुआ तो उसमें बोल सकता है कि राइट डाउन सम एग्जांपल्स, है ना, आप थर्मल कंडक्टिविटी तो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे गैसेस का है ना, गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे एयर है, आर्गन, हाइड्रोजन। ठीक है, 0.024, 0.016, 0.14। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर आर्गन है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये इनकी वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज आप थोड़ा मोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट कि एग्जैक्ट वैल्यू याद हो, थोड़ा इधर उधर वैल्यू भी चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ मटेरियल्स हैं, है ना, कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसे डायमंड है। डायमंड हमारा एक नॉन मेटल है, डायमंड हमारा है क्या? नॉन मेटल है, मेटल है नहीं। ठीक है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल में कौन सा है? ये क्रिस्टलाइन है, ये हमारा क्या है? क्रिस्टलाइन है। नॉन मेटल हमारा दो तरह से होता है, या तो क्रिस्टलाइन होगा या तो एमॉर्फस होगा, या तो क्रिस्टलाइन होगा या तो एमॉर्फस होगा। तो डायमंड जो हमारा है क्रिस्टलाइन है, नॉन मेटल, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2300 वाट पर मीटर केल्विन है, जो कि जल्दी नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे अभी देख लो, यही देख लो, नॉन मेटल्स है, जैसे ब्रिक्स है, कंक्रीट है ना, ग्लास है, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी देख रहे हो बहुत कम है। देखो कितनी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, लेकिन यहीं पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एक बार चेक करके देखो, आपको देखने को मिलेगा कि तो बहुत ज्यादा है, 2300, जितना कि इवन मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी किसी की नहीं है। तो हाईएस्ट अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड कंटेन करता है, और वो 2300 वाट पर मीटर केल्विन के करीब होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है? ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है डायमंड। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है नॉन मेटल की, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी माय डियर? नॉन मेटल की कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी? मेटल की। आगे ये सब देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। देखो सिल्वर का कितना है? 429, कॉपर का 401, गोल्ड का 317। अब देखो सिल्वर और कॉपर को देखो, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है,
कॉपर का 401 है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का 200, कभी कभी 210 के करीब भी होता है ना, 210 वैल्यू कंसीडर करते हैं, कहीं 237 दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इवन 210 भी अगर आप याद करते हैं ना तो भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है, फाइन। अब बात आती है कि देखो सर, वायर जो बनाए जाते हैं, जो हाई टेंशन वाले लाइंस होते हैं उसमें तो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, और वैसे बाइंडिंग वगैरह के लिए क्योंकि हमें कम वायर लगता है और वेट उनका ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोग कॉपर यूज करते हैं। सिल्वर का वायर हम लोग यूज ही नहीं करते इलेक्ट्रिकल, मतलब मोस्टली मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। सिल्वर का जहां पे हम लोग वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। जो हाई टेंशन लाइन्स होती हैं जिसमें पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। इवन दो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर, जो डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की वो कम होती है, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो कम होती है, यानी कि ये लाइट वेट होता है ना, सेम वॉल्यूम में ये क्या हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हो? तो इस नाते चूंकि ये लाइट वेट है, इस नाते एल्यूमिनियम का यूज हम लोग कर रहे हैं हाई टेंशन लाइंस में, भले इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। इसके जगह पे अगर कॉपर को लगाए तो इसका वेट ज्यादा है, और उसके साथ साथ इसका कॉस्ट, इन दोनों में देखा जाए तो सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो नहीं यूज कर सकते। इन दोनों में देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर का कॉस्ट नो डाउट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, साथ साथ उसका वेट भी ज्यादा है। वेट ज्यादा होने से सैगिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, दो पोल्स रहेंगे, इनके बीच का जो ऐसे सैग कर जाएगा इसका वेट ज्यादा होने के नाते, है ना। तो इस नाते थर्मल कंडक्टिविटी हम किसका बनाते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम का बना रहे हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं ड्यू टू ऑल दीज। ओके, आयरन है, मरकरी है, ग्लास है, ब्रिक है, इन सबके कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स के, ठीक है। तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ऐसे दी हुई है। आप अच्छा, कुछ और मटेरियल्स हैं, जैसे ये हो गया था, कुछ और मटेरियल्स हैं, जैसे वाटर का 0.613 है, ह्यूमन स्किन का 0.37 है, वुड का 0.17 है, कहीं कहीं 0.18 भी लिखा रहता है, हीलियम का है, सॉफ्ट ग्लास या एयर का है 0.026, एयर का हमारा क्या है 0.026 है, यूरेथीन या रिजिड फोम का 0.026। अच्छा, वैल्यूज मतलब आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली आपको याद रखना हो। एक पफ होता है पॉलीयूरेथीन फोम, वो मिली केल्विन होता है, 0.001 केल्विन के करीब होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ राउंड ऑफ याद होना चाहिए एग्जाम्पल लिखने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी पे शॉर्ट नोट लिखना जरूरी है, चांसेस है मोस्टली ये आ सकता है। तो मैंने बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रो, म्यू, सीपी, के, इन सब चीजों पे, के जो है रो पे डिपेंड करता है, यानी कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट क्या है, या मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल की डेंसिटी क्या है, या मॉइस्चर कंटेंट क्या है, या उसका टेम्परेचर क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, क्यों भाई, मैंने कहा था कि थर्मल कंडक्टिविटी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होने का मतलब ये हुआ माय डियर कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट उसकी केमिकल आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं अगर कहूं कि भैया सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि सॉलिड की ज्यादा, उससे कम लिक्विड का, सबसे कम किसका, गैस का, तो कहोगे सर ऐसा कैसे कह दे रहे हो? बच्चा, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये फंक्शन है रो, म्यू, सीपी, ऐसे करके कई सारी प्रॉपर्टीज है। अब डेंसिटी की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। ये म्यू हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, सीपी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कहोगे सर देखो, डेंसिटी जो है ना सॉलिड की वो ज्यादा होता है डेंसिटी लिक्विड की, और ये ज्यादा होता है डेंसिटी गैस की। सबसे कम डेंसिटी किसकी आती है, गैस की। तो जब सबसे कम डेंसिटी गैस की है और थर्मल कंडक्टिविटी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी गैस की तो सबसे कम आएगी, उससे ज्यादा किसका आएगा, लिक्विड का आएगा, और लिक्विड के बाद थर्मल कंडक्टिविटी किसका आएगा सबसे ज्यादा, सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होने वाली है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इस नाते चूंकि ये डेंसर है, तो थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होनी है। ये डेंसर नहीं है, इसके बीच में गैप है, वाइड्स है,
इसके बीच में क्या है माय डियर, वॉइड्स हैं, तो वॉइड्स होने के नाते थर्मल कंडक्टिविटी, या गैस के बीच तो ऑफकोर्स वॉइड रहेंगे ही रहेंगे, है ना। आपने कई ऐसे जैसे ब्रिक्स वगैरह देखे हैं ना, ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी कम क्यों है, कहोगे सर देखो, आप देखो सॉलिड में भी किसका ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलूं कि आप देखो, आप कह रहे हो सॉलिड का ज्यादा होगा, नो डाउट। फॉर एग्जांपल कॉपर का देखो, कॉपर एक सॉलिड है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, तो ये हमारा सॉलिड है और मेटल है। वाटर का देखो लिक्विड है, ठीक है, और एयर का देखो ये गैस है, तो इसके कंपैरिजन में देख सकते हो 401, 0.61, 0.026 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आप एक टर्म ये बोल सकते हो कि सॉलिड का इन जनरल द सॉलिड थर्मल कंडक्टिविटी मोस्टली वर्ड यूज कर सकते हो, मोस्टली द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन लिक्विड इज मोर देन गैसेस। फाइन। दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज मोर देन इट्स एलॉयज। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज मोर देन इट्स एलॉयज। ओके फाइन। तो प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी एलॉय से ज्यादा क्यों होती है माय डियर, मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर बेसिकली कंडक्शन दो कारणों से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। दो कारण बताया था। मैं लिख सकता हूं K बराबर KT प्लस के। कहोगे सर ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये बस आप ये समझो कि ये दिखाने के लिए कि जो हीट का कंट्रीब्यूशन है कंडक्शन में वो दो कारणों से होगा। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और एक दूसरा हमारा जो होगा, कहोगे सर ये दूसरा वाला जो है ना ये थर्मल वाइब्रेशन के नाते होगा। ये दूसरा वाला माय डियर किसके नाते होगा, थर्मल वाइब्रेशन के नाते होगा। पहला वाला फ्री इलेक्ट्रॉन के नाते होगा। कहोगे अच्छा फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर एक चीज बताओ, इससे तो एक चीज आप ये कह सकते हो, इससे ये कह सकते हो कि सर अगर मेरे पास मेटल है तो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की ज्यादा होगी थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल की, है ना, कह सकते हो कि नहीं। कहोगे सर ऐसा इस नाते मैंने कहा क्योंकि जो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल होगी ना, मेटल में के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और नॉन मेटल में वुड वगैरह है तो के की वैल्यू तो 0 हो गया। बोलो भाई, और के की वैल्यू केवल और केवल माय डियर किसके बराबर हो जाएगा, केटी के बराबर हो जाएगा ना। अरे यार मेटल में केटी और के दोनों होंगे, नॉन मेटल में के वाला तो 0 हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहना नहीं है, मोस्टली थर्मल वाइब्रेशन के नाते थर्मल कंडक्टिविटी होगी, यानी कि हीट का ट्रांसफर केवल वाइब्रेशन के नाते होगा। तो कह सकते हो कि इन जनरल, हमेशा नहीं, मतलब मोस्टली भी कह सकते हो, नॉट इन जनरल, मोस्टली द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर देन नॉन मेटल। कहोगे सर अभी तो आपने एक एक्सेप्शन बताया था, डायमंड। किसका बताया था एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या, डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। कहोगे सर ऐसा क्या हो गया डायमंड के साथ कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, इवन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मेटल से ज्यादा होगी। अरे मेटल तो छोड़ो, वो उसकी कंडक्टिविटी गोल्ड से भी ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये ड्यू टू माय डियर, इट इज ड्यू टू क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब क्रिस्टलाइन का मीनिंग आप समझ पा रहे हो, क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या हुआ, क्रिस्टलाइन का मीनिंग ये हुआ माय डियर, यहां पे देखिए क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या हुआ, और ये है हमारा एमॉर्फस, ठीक है। अब कहोगे सर देखो ये पहली बात तो पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है, डेंसिटी कम होगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वाइड्स हैं, जितने वाइड्स हैं तो वाइड्स में एयर ट्रैप हो सकता है, तो इस नाते इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी। थर्मल कंडक्टिविटी जो एमॉर्फस का होगा ना, एएमपी मतलब एमॉर्फस में लिख दे रहा हूं, इट इज वेरी वेरी लेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन। तो डायमंड का इतना ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा डायमंड का क्रिस्टलाइन नेचर होता है। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर। क्योंकि सर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, ना, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा KT प्लस KE होगा। कहोगे सर KE वाला तो 0 हो गया, तो KT ही होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल। कारण क्या है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ओके। कहोगे सर ठीक है, ओके, हमने नॉन मेटल और मेटल का भी मैंने बता दिया। और ध्यान से समझिए, क्या है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। अरे भाई जब प्योर मेटल होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब प्योर रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। उसमें आप एलॉय डालोगे तो उसके जगह पे हमारे कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं। तो जब के की वैल्यू कम हो गई,
के ई की वैल्यू कम हो गई और के बराबर है के टी प्लस के ई, समझ पाए? तो चूंकि के ई कम हो गया तो के भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ड्यू टू डोपिंग। जब डोपिंग आप करते हैं उसमें फॉरेन, जैसे आप फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास आयरन है, कहोगे सर आयरन एक प्योर फॉर्म है, बिल्कुल, तो आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी 81 है, फाइन। स्टील अगर बोलूं तो मैं सिंपल कह सकता हूं इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। बेसिक डेफिनेशन, सिंपल बेसिक डेफिनेशन, आयरन एंड कार्बन। कहोगे सर देखो आयरन का तो 81 था, लेकिन जब ये कार्बन के साथ मिक्स किया गया तो ये बना स्टील, और स्टील बना तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो गई, 62 हो गई, 62 हो गई, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई माय डियर। ओके, कुछ एक्सेप्शंस जैसे अभी देखो मेटल नॉन मेटल का बताया था, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, मोर मेटल का होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसमें, मेटल में। ये मैंने अभी आपको बताया। कौन सा एक्सेप्शन है, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, ड्यू टू मतलब डायमंड एक हमारा मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ओके फाइन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल आर मोर देन एमॉर्फस, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। जैसे डायमंड का 2300 वाट पर मीटर केल्विन, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन, जबकि ग्लास, जो ग्लास होता है, ग्लास हमारा एमॉर्फस होता है, ग्लास हमारा क्या होता है, एमॉर्फस होता है, ग्लास एमॉर्फस होता है, इस नाते थर्मल कंडक्टिविटी हमारा बहुत कम है, 2300 एंड 1.5, 2300 एंड 1.5। इसकी के की वैल्यू कितना है, 2300, किसका, डायमंड, और यहां पर किसकी वैल्यू, यहां पे 1.5 हो गया, किसका है, ये ग्लास का, ये किसका है, ग्लास का, ये किसका है, डायमंड का, ये किसका है, डायमंड का। समझ पा रहे हैं दोनों में कितना अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, ठीक है।